Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we are going to discuss some multiple choice questions on the history of India, the modern history of India. So if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel and press the bell icon so that whenever we post these videos, you get a notification straight away. So as you know, Haryana Civil Services का exam notify हो चुका है and for that purpose we are revising the general studies through these multiple choice questions, because once you are prepared for the exam and even if you are not prepared for the exam, practicing questions is always a good strategy. It opens so many vistas of your mind. तो इसीलिए इन वीडियो सीरीज में हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सो दैट you can have an edge over the other competitors. अगर आपकी तैयारी हो चुकी है then it will help you in your revision. You can pause the video after every question. You can try to attempt it yourself and at the end of the video you can self evaluate. और अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है you can gauge the level of questions that you can expect in the exam और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा. So these video series are for this purpose that they enrich your preparation in whatever way possible. तो इस वीडियो में हम देखते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस. अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज के और अगर हरियाणा सिविल सर्विस की भी बात करें, सो फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. मतलब जब हम ओवरऑल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल इज दैट पोर्शन फ्रॉम वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. और उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और पर्सनैलिटीज़ एसोसिएटेड विद फ्रीडम स्ट्रगल. तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है थोड़े से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को ज़्यादा फोकस करने की, रिफॉर्म्स को ज़्यादा फोकस करने की, लीडर्स या फिर जो उस वक्त पे जो रिफॉर्मर्स थे उन पे ज़्यादा फोकस करने की. सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस टुडे फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. नंबर 1, वेयर वाज आर्य समाज सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1875? 1875 में पहली बार आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? ए लाहौर, बी अमृतसर, सी बॉम्बे और डी दिल्ली. वेयर वॉज आर्य समाज सेटअप इन 1875? बहुत जगह सेटअप हुआ था लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. अब हमें जनरली पता होता है आर्य समाज के साथ कौन एसोसिएटेड है, स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन कौन से रिफॉर्म्स इसने किए, इन जनरल वी नो दैट, बट डू वी फोकस ऑन सच टाइप ऑफ फैक्ट्स? दैट इज वेयर द एग्जाम टेस्ट्स अस एक्चुअली. सो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी सबसे पहले? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे. सो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो जब बॉम्बे पहुंचे तो इन्होंने एक मेंबरशिप ड्राइव शुरू की थी 1875 में आर्य समाज के लिए, और इन्हें 100 जो है वो लोग मिले थे जो आर्य समाज का हिस्सा बनने को तैयार थे. तो 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज एस्टैब्लिश किया गया. दयानंद हिमसेल्फ एनरोल्ड एज अ मेंबर एंड दिस समाज बिगेन टू ग्रो. तो मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी, बॉम्बे से आर्य समाज स्टार्टेड. Question number 2. Arrange the following events in the chronological order. Number 1, beginning of Sannyasi rebellion. Number 2, Travancore rebellion led by Diwan Velu Thampi. Number 3, Kittur uprising led by Chinnamma. और number 4, Second Anglo-Sikh War. अब ये चारों ही जो इवेंट्स हैं ये सारे 19th सेंचुरी में हुए हैं, 1800s में हुए हैं, बेसिकली अर्ली 1800s में हुए हैं. तो इन चारों को आपने क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है. Select the correct answer using the code 1234, 2341, 1324 या फिर 3124. इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए. सन्यासी रिबेलियन कब शुरू हुआ था? ट्रेवनकोर रिबेलियन जो कि दीवान वेलू थम्पी ने किया था. किट्टूर अपराइजिंग जो चिन्नम्मा ने की थी, और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये चीज़ें कब कब हुई थी. तो आइए इसको पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी. जो सन्यासी रिबेलियन था that was in 1763. One of the earliest uprisings against the British was सन्यासी rebellion. उसके बाद ट्रेवनकोर रिबेलियन जो वेलू थम्पी ने किया था वो 1805 में हुआ था. ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है. अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. वहाँ पर जाकर आप हमारे कोर्स हमारे जो पोर्टल पर जाकर हमारे कोर्स पर रजिस्टर कर सकते हैं, विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. और फिर वहाँ से ये लेक्चर भी देख सकते हैं और इस प्रेजेंटेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं इफ़ यू वांट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए. सो दिस इज़ अवेलेबल फॉर डाउनलोड. उसके बाद किट्टूर अपराइजिंग जो चिन्नम्मा की ने की थी, दैट वाज इन 1824. एंड फाइनली सेकेंड एंग्लो सिख वॉर बिटवीन रंजीत सिंह, मतलब महाराजा रंजीत सिंह के जो बेटे थे उनमें, और ब्रिटिश में जो हुई थी, दैट वाज इन 1848-49.
तो सन्यासी रिबेलियन सबसे पहले, फिर ट्रेवनकोर रिबेलियन, फिर किट्टूर अपराइजिंग और फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो इसी ऑर्डर में ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सो देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू चेंज, द आंसर बिकम्स 1 2 3 4। Question number 3. The practice of sati was declared illegal by whom? इनमें से कौन से शख्स थे जिन्होंने सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या डी राजा राम मोहन रॉय। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है, अगर आप उसको समझ पाएंगे तो आप एक ऑप्शन सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं तो आप वो एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। वो ट्रिकी वर्ड है डिक्लेयर्ड इलीगल। ये डिक्लेयर इलीगल, जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, ही वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, लेकिन उनके पास वो पावर नहीं थी कि वो इसे इलीगल डिक्लेयर कर दें। वो इसको बुरा मानते थे लेकिन वो इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। ही वॉज नॉट इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी, ही वॉज नॉट अ ब्रिटिश, तो उनके पास उसको इलीगल डिक्लेयर करने की पावर नहीं थी। ही कंसिडर्ड इट एज इलीगल, ही कंसिडर्ड इट एज इमोरल, लेकिन वो उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते थे लीगल, ही लैक्ड एनी अथॉरिटी। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। हमें जनरली एबोलिशन ऑफ सती या प्रैक्टिस ऑफ सती का नाम सुनते ही राजा राम मोहन रॉय का नाम याद आता है। सो दिस इज अ ट्रैप एक्चुअली, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इट हैज़ टू बी अ ब्रिटिश ऑफिशियल। तो इसका आंसर है आपका सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। Try to look at each and every word in the question. Lord William Bentinck, Bengal Sati Regulation or Regulation number 17 under East India Company rule by Governor General Lord William Bentinck made the practice of sati illegal in all jurisdictions of India and subject to prosecution. तो इन्होंने ये एक्ट पास किया था बंगाल सती रेगुलेशन, और इससे सारे के सारे जो सती की प्रैक्टिस थी जहाँ जहाँ भी, वो सब बैन हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4. Who was the first European to translate Bhagavad Gita into English? भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी जेम्स प्रिंसेप और डी अलेक्जेंडर कनिंगम। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, चारों ने ही ऑल 4 वर स्कॉलर्स, इनको मल्टीपल लैंग्वेजेस का ज्ञान था, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ऑल दीज लैंग्वेजेस। फिर ये इन सब लैंग्वेजेस से अलग अलग टेक्स्ट पढ़ते थे, और इनमें से 1-2 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा और जानने की कोशिश की कि इंडियंस जो रिलीजन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं वो रिलीजन से कैसे ड्राइव होते हैं। एंड इन दिस particular effort they also tried to translate Indian religious texts like Bhagavad Gita into English, ताकि ब्रिटिश को भी जो है वो पता चल सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है, they can also read। तो कौन थे जिन्होंने भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? The answer is B, Charles Wilkins। So Charles Wilkins was a Orientalist, one of the British triumvirate with William Jones and James Prinsep। तो William Jones, James Prinsep and Charles Wilkins इन्हें triumvirate, British triumvirate कहा जाता है। They were pioneer in the study of Sanskrit, और इनकी पहली ट्रांसलेशन जो थी इंग्लिश में, it opened up new vistas of translation into several European languages। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को उस वक्त इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते थे तो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उस चीज़ को पढ़ सकता है, समझ सकता है, एंड दे कैन देन फर्दर ट्रांसलेट इनटू अदर लैंग्वेजेस लाइक लैटिन, स्पेनिश, ग्रीक, इस तरह की लैंग्वेजेस में उसको कर सकते थे। सो इट वाज चार्ल्स विल्किंस। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following were the main objectives of खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट के इनमें से कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स थे? नंबर 1, to rouse anti-British feeling among the Muslim of India. Second, to reform the Muslim society. Third, to demand separate electorates and preserve the Khilafat. And fourth, to save the Ottoman Empire and preserve the Khilafat. इनमें से क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे खिलाफत के? हो सकता है टेंजेंशियली या इनडायरेक्टली तो ये सारे ही हों, लेकिन कौन कौन से डायरेक्टली जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट शुरू की गई थी 1919 में, वो मेन 2 कारण क्या थे? 2 कारण इसलिए क्योंकि ऑप्शंस में 2 की ही ऑप्शंस हैं, ये भी कई बार आपको देखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब 4 हैं, आप इसको सीधा दिमाग नहीं लगाना शुरू कर देंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही थी या गलत थी। फर्स्ट यू हैव टू सी दी ऑप्शंस कि सब में 2 ही मैक्सिमम आंसर्स हैं, इसका मतलब इनमें से 2 सही पक्का है और 2 पक्का ही गलत है। सो यू हैव टू थिंक ऑफ योर, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड इन दैट वे। अब अगर यहाँ ऑप्शंस में 3-3 होती, 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4,
इसका मतलब आपको पक्का पता चल गया कि 3 स्टेटमेंट सही हैं, मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपको अपना दिमाग सिर्फ ये सोचने के लिए लगाना है कि चारों में से एक ही स्टेटमेंट पक्का गलत है, वो कौन सी है। यू हैव टू थिंक दैट वे। थोड़ा सा ऑप्शंस पे नज़र मार के आपको आपका जो फोकस है वो नैरो डाउन हो जाता है। यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन ऑल द 4 स्टेटमेंट्स टोटली। आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि 2 पक्का सही हैं और 2 पक्का गलत हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट द ऑप्शंस आर सजेस्टिंग। सो विच आर दोज 2 स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। करेक्ट पूछा हुआ इन्होंने, करेक्ट कौन सी है। तो देखिए पहली जो है टू राउज एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स, करेक्ट है। एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स तो पैदा करनी ही थी, मुस्लिम्स में भी, हिंदूज में भी, सब में करनी थी। सेकेंड, टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी, नॉट नेसेसरीली मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करना इसका मेन मकसद नहीं था। मेन मकसद था सारे मुस्लिम्स को इकट्ठा करना, भाईचारा बढ़ाना, ताकि वो ब्रिटिश के खिलाफ हो सके। सेकेंड, थर्ड, टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट। ये इस तरह की कोई डिवीजन या कम्युनलिज्म वाली मूवमेंट नहीं थी। इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट, और इसी को आगे एक्सटेंड करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बना दिया गया। सो नो, इट वॉज नॉट डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। फोर्थ, टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत। यस, ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जो टर्की था वो हार गया था, और टर्की को डिसमेंटल कर दिया गया था। ऑटोमन एम्पायर को डिसमेंटल कर दिया गया था, और उसके टुकड़े टुकड़े करके सारे जो विनिंग कंट्रीज थे वो आपस में बांट रहे थे। उसको विरोध करने के लिए इंडिया में मुस्लिम्स को यूनाइट किया था। तो इट्स पर्पस वॉज टू सेव द ऑटोमन एम्पायर। सो आंसर हो जाएगा 1 and 4। डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन फ्रॉम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। इनमें से आपको इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। इनकरेक्ट पेयर मतलब 3 पेयर करेक्ट हैं। अब आप ये वर्ड अगर ध्यान से ना पढ़ें तो आप हर स्टेटमेंट को क्वेश्चन करेंगे, ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। क्योंकि मे बी आपको अगर आपने क्वेश्चन तेजी से पढ़ा तो आपको लगेगा कि करेक्ट कौन सा है, तो आपको अगर सही भी होगा तो वो गलत लगने लग जाएंगे सारे। सो एग्जाम में इसीलिए कहते हैं कि काम अगर आपका माइंड है, इफ़ यू हैव कामनेस ऑफ माइंड, तो आप इन वर्ड्स को स्किप नहीं करेंगे। देयर आर वेरियस स्टूडेंट्स हु स्किप दिस वर्ड करेक्ट एंड इनकरेक्ट, जिसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो पे अटेंशन टू दिस। तो इनकरेक्ट पेयर पूछा है, इसका मतलब हमें पहले ही पता है कि इसमें से 3 तो सही हैं, 3 इसमें सही हैं, सिर्फ एक ही गलत है। तो आपका फोकस वो एक ढूंढने पे है, ना कि 3 सही को ढूंढने पे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एग्जाम के प्रेशर सिनेरियो में इट मैटर्स अ लॉट कि आपके दिमाग से एक प्रेशर होगा कि मुझे चारों ऑप्शंस एनालाइज करने हैं अच्छे से, एक होगा कि मैंने सिर्फ एक ऑप्शन एनालाइज करना है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, तो एक ही पेयर गलत है, कौन सा? जैसे पहला है परमहंस मंडली दाडोबा पांडुरंग, ये सही है। सेकंड, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ये भी सही है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, ये बहुत आसान है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, राइट। रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद, देन आर्य समाज बाय दयानंद सरस्वती, ये बहुत ही कॉमन है। दिस इज लाइक 1 2 3 ऑफ, जैसे मैथ्स में 1 2 3 की काउंटिंग आपको आती है, उसी तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको ये कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए। देन बची हमारे पास तत्वबोधिनी सभा, रविंद्रनाथ टैगोर। नो, थे वो टैगोर ही, लेकिन रविंद्रनाथ नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर। सो ऑन 6 October 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर एस्टैब्लिश्ड तत्व रंजिनी सभा, जिसे बाद में नाम बदल के रख दिया गया तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी मतलब ट्रूथ सीकर्स। बोध का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो जाती है, तत्व का मतलब है रियलिटी। सो रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी और ट्रूथ was the meaning of this sabha, initially confined to immediate members of Tagore family। 2 साल में इसके 500 से ज़्यादा मेंबर बन गए थे। सो इट वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर एंड नॉट रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है कि उनके बारे में जो 10-15 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, तो उनमें कहीं नहीं आता दैट ही वॉज द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा। तो आपको अपेरेंट होना चाहिए कि इतने फेमस पर्सनैलिटी का नाम है, उनसे ये एसोसिएटेड है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 4 यहाँ पे इवेंट्स दिए गए हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। 1, बैनिंग ऑफ चाइल्ड सेक्रीफाइस। 2, फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट। 3, बैनिंग ऑफ सती। और 4, विडो रीमैरिज एक्ट। इन चारों को, ये चारों ही अप्रॉक्सीमेटली 1800s में हुए हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाइए। क्या पहले हुआ था, क्या बाद में हुआ था? बैनिंग ऑफ चाइल्ड सेक्रीफाइस हो गया था 1803 में। उसके बाद जो सती बैन की गई, इट वाज इन 1829। देन विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856।
and female infanticide act was passed after that. तो उस अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए 1342. So let us see. Yes, female infanticide act was in 1875, right? 1875. तो इस ऑर्डर में हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4. तो ये आ गया 1342. सो सी बिकम्स योर आंसर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साल हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हर एक इवेंट याद करना है, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट हैं कि सती कब बैन की गई, विडो रीमैरिज कब बैन की गई. ये चारों ही चीज़ें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं और ये चारों बहुत बड़े इविल्स थे इंडियन सोसाइटी के जिन्हें बैन किया गया. सो यू शुड नो कि कब वो एक्ट्स पास किए गए. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 8. नाउ अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी है जिसमें मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिस्कस किए, उसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, आई टोल्ड यू कि उसमें जो ह्यून सांग वाला क्वेश्चन था दैट वाज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. सिमिलरली इन दिस वीडियो दिस हैज़ टू बी द ईजिएस्ट ऑफ क्वेश्चंस. चार्ल्स वुड्स डिस्पैच रिलेटेड टू व्हाट? एक वुड्स डिस्पैच थ्योरी थी, वो किस चीज़ से रिलेटेड थी? एजुकेशन, वॉर ट्रीटी, इकोनॉमिक इश्यूज या फिर चाइल्ड मैरिज? सो अगेन आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. अगर तो आपने तैयारी शुरू नहीं की है, यू आर अ नोविस, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, तब तो अगर आपको ये नहीं भी पता इट्स फाइन. लेकिन अगर आप मानते हैं कि आपको तैयारी की हुई है, आपने अपनी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है या ठीक ठाक पढ़ी हुई है और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, then you really need to revise a lot. You need to brush up your preparation because this is like very very basic concept in modern history. तो Charles Wood's dispatch जो है वो किस चीज़ से related है? It is related to education. Wood's dispatch on education, very very easy it is. So Charles Wood's dispatch on education in 1854 laid greater success on the need for female education. Female education पे इन्होंने stress दिया था और इसी के साथ आपको पढ़ना चाहिए Wood's dispatch के साथ you should also read Macaulay's minute. ये दो कॉन्सेप्ट आपको इकट्ठे पढ़ने चाहिए, Wood's dispatch and Macaulay's minute, so that आपको पता चले कि उस वक्त ब्रिटिश जो थे वो इंडियन एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, वो क्या सोचते थे. क्वेश्चन नंबर 9. With reference to Sister Nivedita, consider the following statements. Now, a bit of unusual personality. यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा गया होता, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पूछा गया होता, या महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय पे क्वेश्चन होता, तो हमें लगता कि थोड़ा एक्सपेक्टेड है. बट द क्वेश्चन इज ऑन सिस्टर निवेदिता स्ट्रेट अवे, जो कि एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का पार्ट थी और वो इंडियन भी नहीं थी. इट्स लाइक अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ऑन से एनी बेसेंट, तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल. सो इट टेल्स अस कि ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये किसी भी पर्सनैलिटी पे आ सकता है. देयर आर मेनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़. तो अगर तो वो बहुत ही कॉमन पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आ रहा है देन इट माइट लुक ईजी टू यू. लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी अनकन्वेंशनल पर्सनैलिटी है जिसका नाम आपने सुना है लेकिन आपको लग रहा है कि इस पर क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, दिस इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड. देखते हैं सिस्टर निवेदिता के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही हैं. नंबर 1, शी बिकेम द फर्स्ट वेस्टर्न वुमन to be received into an Indian monastic order. Second, she served as the president of Ramakrishna Mission. Third, she termed the teachings of Buddhists as anti-Vedic and regressive. इनमें से कौन सी statements correct हैं सिस्टर निवेदिता के बारे में? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only और 1 and 2 only. सो सिस्टर निवेदिता रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हुई थी, ये हमें पता है. दैट इज़ द मिनिमम बेसिक जो हमें पता होना चाहिए कि वो रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हुई थी. लेकिन क्या वो उसकी प्रेसिडेंट थी? नंबर 1. क्या वो फर्स्ट वेस्टर्न वुमन थी जिन्हें इंडियन मोनास्टिक, किसी भी इंडियन मोनास्टिक ऑर्डर में रिसीव किया गया था? बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, इनमें कोई दो राय नहीं हो सकती इसमें, या तो ये स्टेटमेंट गलत होगी या सही होगी. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. येस, शी वॉज द फर्स्ट वेस्टर्न वुमन to be received into an Indian monastic order. इससे पहले कोई वुमन नहीं थी वेस्ट की. Second, she served as the president of Ramakrishna Mission. No, she did not. प्रेसिडेंट नहीं बनी वो इससे एसोसिएटेड रही लेकिन वो प्रेसिडेंट कभी नहीं बनी. She termed the teachings of Buddhists as anti-Vedic and regressive. No, वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट नहीं थी. The answer will be 1 only. सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है. So स्वामी विवेकानंद gave her the name Nivedita, meaning dedicated to God. तो पहली स्टेटमेंट सही है, वो she was the first Western woman. Second statement जो है, she had close association with Ramakrishna Mission, लेकिन because of her active contribution in the field of nationalism,
she had to publicly dissociate herself from the activities of Ramakrishna Mission under the then president Swami Brahmanand. तो ये कभी प्रेसिडेंट नहीं बनी क्योंकि ये इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थी. तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी वो गलत है. शी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद एज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ पीस एंड बेनेडिक्शन. तो वो तो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स में मानती थी. सो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है. ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. अब ये स्टेटमेंट है जो सीधा सीधा एक कोट उठाया गया है कि किसने ये कोट बोला था. उस कोट को आपको ध्यान से पढ़ना है. अगर वो कोट बहुत फेमस है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स तो पता होने चाहिए. जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कोट्स होते हैं दैट इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक. ये किसने बोला था और किस चीज़ के बारे में बोला था, राइट? उसी तरह से बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि कुछ टैग लाइन्स होती हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर दिल्ली चलो. इस तरह के टैग्स ये किसने दिए थे, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा हम एक लेवल आगे चले गए हैं. यहाँ पे एक बहुत लंबी स्टेटमेंट है जो कि अच्छी बात होती है, आपको उसमें से कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि उस मूवमेंट या उस इवेंट से कौन इंसान एसोसिएटेड है. तो देखते हैं क्या वो स्टेटमेंट है. द नेम एजावा, द नेम एजावा डज नॉट डिनोट अ कास्ट और अ रिलीजन एंड ही मेड टेम्पल राइट्स टू एवरीवन. ही का यहाँ मतलब है भगवान का. Therefore, people can be admitted to this organization without paying heed to differences of caste. Who said this in relation to temple entry movement? Temple entry movement के कॉन्टेक्स्ट में ये बात किसने कही थी? A. चत्तम्बी स्वामिकल, B. T.K. माधवन, C. राजा राम मोहन रॉय, या D. नारायण गुरु. राजा राम मोहन रॉय was not associated with temple entry movement. ये तो सीधा ही बाहर हो जाएगा. बचे चत्तम्बी स्वामिकल, T.K. माधवन और नारायण गुरु. तो ये बात कही थी नारायण गुरु ने. सो साउथ इंडिया में, केरला में स्पेसिफिकली टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स हुई थी कास्टिज्म वगैरह को रोकने के लिए इन द 9th सेंचुरी अंडर श्री नारायण गुरु, एन कुमारनासन एंड टी.के. माधवन. और इनमें से श्री नारायण गुरु ने ये मैसेज दिया था दैट द नेम एजावा डज नॉट डिनोट अ कास्ट और रिलीजन एंड टेम्पल राइट्स टू एवरीवन. Therefore, people can be admitted to this organization without paying heed to differences of caste. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ चली थी ये. So this statement was by श्री नारायण गुरु. काफ़ी स्ट्रेंथनिंग स्टेटमेंट मानी जाती है जिसकी वजह से टेम्पल एंट्री मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल भी हुई थी. राइट? सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैड टू डिस्कस इन दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. And if you want to join our courses, you can join by clicking on the links in the description below. Stay tuned for more such videos. Do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you and all the best for your exam.